स्वागत है हमारे चैनल में सनराइज स्टडी सर्कल। हमने पिछली कक्षा में बात किए थे एनसीईआरटी क्लास 8 का भूगोल चैप्टर 2 जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन। इस चैप्टर का पिछले क्लास में हम लोग भूमि, मृदा दोनों हो गया, तो आज हम लोग जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जल के बारे में बात करते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय के मतलब बोलते हैं एक बार खत्म हो जाने के बाद फिर से आपको नया प्राप्त हो जाता है, उसी को बोलते हैं नवीकरणीय। और कैसा प्राकृतिक में इसको नेचर ने दिया है, इसको ह्यूमन द्वारा बनाया नहीं गया है। अगर देखिए भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। इट मीन्स यहाँ बोलना चाह रहा है कि जो भी जमीन, जो भी एरिया है विश्व का, वर्ल्ड का पूरा बात हो रहा है, 3/4 पार्ट जो है जल से कवर है। मीन्स यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि 100% मान लीजिए पूरा एरिया है वर्ल्ड का, विश्व का, उसमें से 3/4 जो पार्ट है सिर्फ वाटर है, सिर्फ जल से कवर है। इसलिए इससे हम लोग जल ग्रह वाटर प्लैनेट करते हैं। किसको वाटर प्लैनेट कहते हैं हम लोग? अर्थ को। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ हुआ था। आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जो जीवन था वो महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके। आज हम लोग देखते हैं विश्व में तो लगभग 2/3 भाग सिर्फ और सिर्फ महासागर है। आगे देखिए, और विभिन्न अलग अलग प्रकार के पौधे, प्लांट और जंतु, एनिमल मदद करते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागर के अंदर ये बहुत सारे पौधे हैं और बहुत सारे जंतु उसमें निवास करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं महासागरों का जल लवणीय है, मीन्स सॉल्टी है, नमकीय है। महासागर का जल जो है लवणीय है, उसको मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं, उसको मानव उपयोग नहीं कर सकता है। बात करते हैं आलवन जल के लिए। आलवन जल लगभग 2.7% है। एग्जाम्पल के लिए बोला जाए तो 100% अगर मेरा पूरा वर्ल्ड में पानी है, वाटर है, इसमें से 2.7% ही हम लोग को पानी आलवन है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बचा आपका 97.3% ये आपका लवणीय जल है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी लगभग जो 2.7% का लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालय के रूप में, हिमालय मीन्स ग्लेशियर के रूप में है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये जो 70% भाग जो है वाटर, वो कहाँ मिलेगा आपको? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में आपको पाया जाएगा। आगे बात करते हैं, अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है, क्योंकि वहां तक मनुष्य पहुंच नहीं पाया है। 2.7% आपका वाटर है, लेकिन उसको भी पूरा उपभोग मनुष्य द्वारा नहीं किया जा रहा है। आगे देखिए, केवल 1% आलवन जल उपलब्ध है। 2.7% मेरा आलवन जल है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% आलवन जल ही अवेलेबल है, जिसको आज मनुष्य अपने उपयोग में ला रहा है। वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। कितना उपयुक्त? 1%। या भौम जल मीन्स ग्राउंड वाटर में, जमीन के अंदर जो जल है। भौम जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल मीन्स
सरफेस वाटर, जमीन के ऊपर जो पानी उसको सरफेस वाटर बोलते हैं, पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। जो सरफेस वाटर होता है वही जल ऊपर जाके वाटर वेपर बनता है, उसी से क्लाउड मेक होता है, उसी से रेन होती है, फिर उसी से हमारा वाटर साइकिल एक रूप लेता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ इसलिए है क्योंकि अलवणीय जल 2.7% है, उसमें भी 1% ही आपको उपलब्ध है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया। हम लोग जल को ना तो अर्थ में बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। देखिए, इसकी कुल मात्रा जो उसकी मात्रा जो है, उसकी क्वांटिटी जो है जल का, वो फिक्स है, वो स्थिर है, जो कि बदलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा इस सभी के कारण महासागरों में, वायु, भूमि में और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होते हैं। एक तरह का आपका जल चक्र के बारे में बताया गया कि किस प्रकार वाटर वेपर बन के हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद क्लाउड बनता है, बादल बनता है, और वो बादल वर्षा के रूप में फिर नीचे आपका आता है। नीचे कहाँ आएगा? आपका महासागर में आएगा, भूमि में आएगा, पानी फिर से वाटर वेपर होगा, फिर ऊपर जाए क्लाउड बनेगा, बरसेगा, फिर नीचे। इसको बता रहा है क्या? एक तरह का जल चक्र का आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आगे बात करते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। आज जल का उपयोग सिर्फ नहाने धोने की नहीं, इसके अलावा भी और कुछ को उत्पादन करने में भी जल एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जल कृषि में, खेती करने में, उद्योग, फैक्ट्री में, बांधों के जलाशय के माध्यम, जो जलाशय है, जल जो है उसके माध्यम से क्या बन रहा है? बिजली का निर्माण हो रहा है। उस समय क्या लग रहा है? पानी। इसीलिए पानी देखिए, कृषि हो रहा है, उद्योग चल रहा है, विद्युत उत्पादन हो रहा है। ये सभी किससे हो रहा है? वाटर, पानी से हो रहा है। जल स्रोतों, जो जल का स्रोत है, स्रोत में नहर है, तालाब है, झील है, महासागर, सागर, कुछ भी है जो उसका स्रोत है, जहाँ जल हमें प्राप्त होती है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति कमी के मुख्य कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसल की बढ़ती मांग, और बढ़ती नगरीकरण, और बेहतर होता जीवन स्तर। मीन्स यहाँ क्या बोलना चाह रहा है? जल स्रोत का सूखने और जल प्रदूषण का कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ रहा है, पानी की उपयोग ज़्यादा हो रहा है, भोजन हो रहा है, नकदी किस्म सबका पानी का डिमांड बढ़ रहा है, और जीवन स्तर उन लोग का बेहतर हो रहा है। लेकिन जो पानी को जो रिसाइकल जो हो रहा है वो सही प्रकार से नहीं होने के कारण आज हम लोग बहुत सारे देशों में पानी की दुविधा देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों को, आप लोग एक एग्जाम्पल रूप में बता सकते हैं। देखिए ध्यान से, छोटा सा कोई नाम दिया। सौराष्ट्र प्रदेश में पहले लगभग 1,25,000 लोग का जनसंख्या था। अमरेली में, वहाँ पे सभी लोग पानी को खरीद के उपयोग में लाते थे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जल उपलब्धता की समस्या क्या है? जल उपलब्ध होने में समस्या आखिर क्यों है? जल उपलब्ध क्यों नहीं होता? क्या क्या समस्या आ रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, जैसे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पश्चिम मैक्सिको,
दक्षिण अमेरिकाचे कुछ भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अलवणीय जल है। जो क्या है, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर, वहाँ पे अलवणीय जल बहुत कम मात्रा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये देश में अक्सर सूखा पड़ता है, अक्सर सूखा पड़ता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि इस प्रकार जल का अभाव मौसमी जो है और वार्षिक बरसन के कारण होता है। उसमें बारिश सालों भर नहीं होता है, कुछ सीजन में ही आपको वर्षा देखने को मिलता है। कुछ उस समय बीतने के बाद वहाँ पे सूखा हो जाता है, जिससे अलवणीय जल मिलने में इस सभी देशों को परेशानी का मुकाबला करना होता है। आगे बात करते हैं। अति उपयोग, ज़्यादा उपयोग करने से अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। मीन्स क्या बोल रहा है, आप जल का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और जल को आप प्रदूषित भी कर रहे हैं, इससे भी आपको जल की कमी का अनुभव हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, जल को हम लोग किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। जल संसाधनों का संरक्षण। आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक सबसे बड़ी समस्या बन गई। आज विश्व के बहुत सारे देशों में शुद्ध पीने को पानी प्राप्त नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अति उपयोग कर रहे हैं वाटर को, पानी को, और उस पानी को जो बचा उसको दूषित भी कर रहे हैं, जिससे हमको आने वाले समय में हमको प्योर या शुद्ध पानी हम लोग को प्राप्त नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल दिया आपको, यमुना देख लीजिए, दिख रहा है आप लोग, यमुना नदी दिख रहा है। वहाँ पे वही तो मल है, गंदा पानी बह के आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? औद्योगिक से आ रहा है। पूरा पानी क्या हो गया? दूषित हो गया। इसको ना आप धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना इसे अब नहा सकते हैं, ना इसको पी सकते हैं। ये पानी पूरी तरह वेस्ट हो गया। पानी है लेकिन भी ना तो उसको बोल सकते हैं लवण जल है, ना अलवण जल है। पूरी तरह ये अनयूज का चीज़ है, जिसको आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनभिज्ञ बनाते हैं। ज़्यादा जो उपयोग कर रहे हैं और इसको जो प्रदूषण कर रहे हैं, वो आपको उपयोग लायक नहीं बना रहे हैं। अशोधित मीन्स होता है बिना बदलाव किए। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वहित मल कृषि रासायनिक का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक। इसमें क्या बात हो रहा है कि वहित मल, जो गंदगी आ रहा है आपको वाटर में, जो कृषि में जो केमिकल यूज हो रहा है उसको डाला जा रहा है, खेतों से नदी में आ जा रहा है, और जिसके साथ फैक्ट्री जो भी गंदा चीज आ रहा है पानी में, यमुना नदी, वो भी क्या हो रहा है, पूरी तरह संदूषित या प्रदूषण कर रहा है पानी को। इसमें सबसे बड़ा शामिल है इसमें प्रदूषण का नाइट्रिक धातु जो है सबसे बड़ा चीज होता है, जल को प्रदूषण करने में मुख्य कारण है। और उसके बाद होता है पिरकनाशी में पैट है, जो खेतों में दिलाता है ना, दवा सब दिलाता है, जहर सब पौधे के लिए किसान जो यूज करते हैं, उससे भी जल को प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। आगे बात करते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजीव निम्नीकरण के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। अधिकांश रसायन जो है वो पानी के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे मनुष्य को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आज बहुत जगह दूषित पानी पीने से बहुत लोग बीमार होकर मृत्यु का भी सामना करना पड़ा है। इसके बाद पढ़ते हैं, इन प्रदूषकों को जल निकाय में छोड़ने से पूर्व बहिर्स्राव को उपयुक्त विधि से शोधित कर जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। मीन्स क्या बोल रहा है, जो भी प्रदूषण हो गया उसको कुछ ऐसा विधि, उस ऐसा फॉर्मूला लाया जाए को पानी को शुद्ध किया जाए, प्योर किया जाए, ताकि उसको पीने लायक बनाया जाए, ताकि पानी बर्बाद ना हो। आगे बात करते हैं। वन और अन्य वनस्पति
आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। मीन्स बोल रहा वन वन जो है, फॉरेस्ट जो है, और फॉरेस्ट का जो वनस्पति है वो क्या करते हैं, सरफेस का जो फ्लो को धीरे करते हैं, मंद करते हैं। वो कैसे होता है, इसको होने के बाद क्या होगा आपका कि भूमिगत जल आपका पूरा पुनीत हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जो वन जो होते हैं, जो पेड़ जो होते हैं, वो पानी को जानते हैं, हम साइंस सब लोग पढ़े होंगे, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, और पानी को एब्जॉर्ब करके वो ले जाते हैं रूट में, जड़ में। और जड़ कहाँ रहता है, जमीन के अंदर। वो पानी को वहाँ पर स्टोर करते हैं, जिससे आपको ग्राउंड वाटर पानी की समस्या नहीं होती है। आगे बात करते हैं जल संग्रहण, जल को जमा करना। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। आज पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि आपका क्या है, क्या आपका भूमिगत जल को पूरी तरह हम लोग को सुरक्षित रखना है। शुद्ध कैसे होगा, वन से, फॉरेस्ट से। जल रिसाव, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव का मतलब होती है बर्बाद हुए पानी, रिसाव करना, व्यर्थ पानी को बहाना, उसे रिसाव बोलते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए जो खेतों में जो सिंचाई करते हैं, इरिगेशन जो करते हैं, जो सिंचाई कहाँ, नहर से करते हैं, नहरों को हम लोग को पक्का, उसको पक्का ठीक से करना हो ताकि व्यर्थ पानी ना बहे। आगे बात करते हैं रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अति प्रभावी विधि है। जो पानी का जो बर्बादी हो, रिसाव जिसको कम करने के हम स्प्रिंकल से सिंचाई करें। स्प्रिंकल में क्या होता है कि पानी आती है पत्ता में, जो प्लांट है उसका पत्ता में पानी आता है, और प्लांट से जो पानी एब्जॉर्ब करता है जड़, तो एक्स्ट्रा पानी आपको कहीं नहीं रहता है, सिर्फ जहाँ जरूरत हो पानी वहीं जाता है। इस देख सकते हैं इस तरह विधि रहता है। स्प्रिंकल जो है आपको प्लांट में आपको आएगा, लीव्स आएगा, लीव्स से एब्जॉर्ब कर लेगा वो ब्रांच में, ब्रांच से आपको स्टीम में, स्टीम से जाएगा, रूट में चल जाएगा, और जहाँ जरूरत वहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ इसको आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं वाष्पीकरण की अधिक दर, वाष्पीकरण की अधिक दर। अब बात करते हैं वाष्पीकरण अधिक कब होगा। वाष्पीकरण अधिक तब होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मीन्स गर्मी से में, गर्मी से आपको वाष्पीकरण ज़्यादा होता है अपेक्षा ठंडी मौसम में। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई ड्रिप या टपकन विधि से होती। ड्रिप में क्या होता है कि आपको पंप लगा होता है पौधे के सामने, और बूंद बूंद पानी उस पौधा को मिलता है, इसी को बोलते हैं ड्रिप या टपकन विधि। इससे पानी व्यर्थ नहीं जाता है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। इस इन विधि को स्प्रिंकलरों और ड्रिप इरिगेशन विधि को अपना के बहुत सारे जल को व्यर्थ होने से आप लोग बचा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज के बारे में बात कर लेते हैं, उपयोगी चीज आप लोग का। लगभग अब जो वाटर जो होता है जल में, बारिश वर्षा होती है, अगर आपको छत के पानी का अगर 2 घंटा औसतन आपको बारिश होती है तो लगभग आप 8000 लीटर आप वर्षा को पानी को बचा सकते हैं। 2 घंटा बारिश हो रहा है आपके छत में तो लगभग आप 8000 लीटर पानी उसको भी स्टोर कर सकते हैं। हम लोग का जल खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति किसको बोलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति उसे बोलते हैं जो हमें प्रकृति ने दिया है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। और वन जीवन मतलब वन में उन लोग का जीवन कैसा है, लाइफ स्टाइल कैसा है वन में, उस सब के बारे में हम लोग से पढ़ेंगे। आगे देखिए हम लोग को पढ़ना यहाँ से है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति आपको जो है स्थल मंडल कौन आप पाएंगे, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, भूमि सभी आएंगे स्थल मंडल। जलमंडल में कौन आएंगे, नहर, तालाब, नदियाँ,
झील, महासागर। वायुमंडल में क्या आएंगे? धूल कण, जलवाष्प और जितने भी सारे गैस है और जो भी लेयर है, ओजोन लेयर, ये सभी आएंगे वायुमंडल में। तो इस तीनों के बीच में जो छोटा सा भाग, उसी को हम लोग बोलते हैं जयमंडल, बायोस्फीयर। अब बात करते हैं जयमंडल किसका बोलते हैं। जयमंडल में सभी जीवित जातियां, जयमंडल जितनी भी जीवित जातियां हैं, वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित निर्भर रहती। मीन्स बोल रहा है कि जयमंडल में जो है जितनी भी जीवित जाति, जो जीवित, जो जिंदा, जो लिविंग है, वो सभी एक दूसरे से परस्पर रिलेशन, संबंध रखते हैं और उसी संबंध से वो लोग का जीवन आधारित रहता है, बेस रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं परितंत्र। इस बात करते हैं। वनस्पति और वन जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति और वहाँ का वन जीवन जो है वो बहुत बहुमूल्य रिसोर्स है, संसाधन। कैसे बात करते हैं? जैसे पौधे, पौधों से हमें इमारत की लकड़ी मिलती है और उसके अलावा वन हमें प्राणियों को आश्रय देते, घर देते रहने के लिए। बहुत सारे जानवर जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, उनको आश्रय मिलता है। इसके अलावा हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। फसलों उगाने के लिए हमें मृदा मिलती है, उसको सुरक्षा करते हैं, जड़ को पकड़े रहते हैं हम लोग का मिट्टी, उससे सुविधा मिलते हैं हम लोग वन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रक्षक मेघला के रूप में कार्य हम बता चुके। रक्षक मेघ एक तरह का भूमि को, एक तरह का मिट्टी जो कैसे पकड़ के रखती है कोई पेड़, उसके बारे में बता चुके, उसी के बारे में बात हो रहा है। आगे बात करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, जो जमीन के अंदर जो जल है, ग्राउंड वाटर, उसको भी स्टोर करने में हेल्प करते हैं पेड़ पौधे। आगे बात करते हैं। हमें फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं। ये कौन प्रदान करते हैं? आपके वन, जो आपके अध्ययन के लिए क्या है? अत्यधिक आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग है। पौधे का जो उपयोग है बहुत ज़्यादा है, जिसको गिन नहीं सकते हैं। इनमें आप कुछ और चाहे तो जोड़ सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताते हैं, आपको बुक में दिया हुआ, देखिए क्या आप जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, अभी हम लोग सिर्फ भारत का महाद्वीप, लेकिन पहले उपमहाद्वीप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे देश शामिल थे, इसीलिए हम लोग भारत को पहले भारतीय उपमहाद्वीप बोलते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इब्रोप्रोफेन जैसे पीरकनाशी से किया जाता था, जो पशुओं का एक दवा जो आपका है, जो नाम बताया आपको, डिक्लोफिनेक्स, एस्प्रिन, इसका दूसरा नाम है इब्रोप्रोफेन, ये क्या है? पीरकनाशी है। किया जाता था। उनके अपमार्जनक उपरांत गिद्ध जो है, गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। जो इसका उपयोग हो रहा था पशु में दवा का, उससे क्या हो रहा है? गिद्ध का किडनी खराब हो जा रहा था, जिस कारण उन पशुओं को मृत्यु हो जा रहा था। और पशुओं पर इन औषधि के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किया। कौन दवा नाम था? डिक्लोफिनेक्स, एस्प्रिन, इसका दूसरा नाम है इब्रोप्रोफेन। तथा आरक्षित जो रिजर्व जो है, आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। गिद्ध का जो रिप्रोडक्शन है उस पे प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन जीवन के अंतर्गत, वन जीवन में कौन कौन आएंगे? जंतु आएंगे, जंतु जान रहे हैं, एनिमल्स, पंछी जान रहे हैं, बर्ड्स। इसके अलावा आप कीट, इंसेक्ट, जलीय जीव, एक्वाटिक्स एनिमल आपके आएंगे। ये सब किस में आएंगे? वन जीवन में आएंगे। उससे हमको क्या मिलेगा? चारों से क्या मिलेगा? किसी से दूध मिलेगा, किसी से मांस मिलेगा, किसी से खाल मिलेगा, किसी से ऊन मिलेगा। कीट जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी से क्या मिलेगा हमको? शहद मिलेगी। और शहद किससे बनता है? फूलों के परागकण में से हमें क्या मिलती है? शहद मिलती है। जो कौन बनाता है? कोई पक्षी बनाती है।
और परितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सब एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से रिलेशन है। चिड़िया अपना भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है। चिड़िया क्या खाती है? कीट खाती है और अपघटनों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध गिद्ध मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जनक, गिद्ध जो आपको जंतु मृत जंतुओं जो खाता है जिससे वो क्या है? एक अपमारजनक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है किसको? गिद्ध को। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। सभी एक दूसरे के लिए जरूरी है, सब एक दूसरे का आवश्यक, एक दूसरे के मदद से ही एक परितंत्र का निर्माण आपका होता है। आगे बात करते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पति का जो उसका वृद्धि होगा, जो उसको बढ़ने की जो क्षमता होगा, वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का आर्द्रता दोनों पर निर्भर करेगी। बीज की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भाग में हम लोग बांटे। बीज का टोटल जो वनस्पति जो है 4 भाग है। वन, घास स्थल, गुल्म, टुंड्रा। ध्यान दीजिए, वन, घास, गुल्म और टुंड्रा, ये आपको 4 वनस्पति के भाग है। चारों के बारे में डिटेल चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन के बारे में। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। जानवर करते हैं कि जितना ज्यादा आपको जहाँ बारिश होगा वहां आपका विशाल क्या उगेंगे? वृक्ष उगेंगे, ट्री उगेंगे, पेड़ उगेंगे। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। जहां पर आपको जल की मात्रा अच्छी प्रकार से मिलेगी वहीं पर ही विशाल वृक्ष उगने को देखेंगे। जैसे जैसे आर्द्रता मीन्स नमी, जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, जैसे जैसे आर्द्रता आपका कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। जैसे इसका आर्द्रता आपको कम होगी, वृक्षों जो उसका साइज आकार है और उसका घना जो है, सघनता जो है वो कम होते चली जाएगी। और समान वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पे नॉर्मल वर्षा होती, नॉर्मल रेन होती है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष उगते हैं, उसको हम लोग घास बोलते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। देखिए, कम वर्षा वाले, जहां वर्षा एकदम कम होता है, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां उगती है जिसे हम लोग गुल बोलते हैं। जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ या कटीली झाड़ियों का गुल भी बोल सकते हैं, वो उग जाते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधा की जड़ें गहरी होती है। गहरी क्यों होती है? क्योंकि जड़ बहुत अंदर आपको पानी के तलाश में चले जाते हैं, जिस कारण जो शुष्क प्रदेश का जो पौधे होते हैं, कैक्टस एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत उसका जड़ बहुत जाता है नीचे तक। क्यों जाता है? क्योंकि पानी बहुत नीचे रहता है। आगे बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोटी सतह वाली होती है। वाष्पोत्सर्जन वहां बहुत कम होता है, पानी सरफेस में होता है, जिस कारण वाष्पीकरण नहीं हो पाता। इस कारण वहां पर नेचुरल उसको मिला है फीचर कि उसका जो पत्ता जो होता है कांटेदार होता है और मोटी सतह वाली होती है, जिससे वो बहुत लंबे समय तक भी जीवित रह सकते हैं विदाउट वाटर के, बिना पानी का। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा जहां बहुत ज्यादा ठंडा पड़ती है, ठंडा कोल्ड टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा पर। टुंड्रा कहाँ आपका होता है? ध्रुव मीन्स पोलर एरिया में। आगे बात करते हैं, वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं, सदाहरित और पर्णपाती। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार में 2 भाग में बांटे हैं। एक भाग का नाम है सदाहरित
और दूसरा का नाम है पर्णपाती वन। बात करते हैं दोनों के बारे में, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सदाहरित के बारे में। तो सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु, किसी भी सीजन में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। वर्ष के कोई भी एक समय में और पूरी पत्ती को वो नहीं गिराते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदाहरित, या इसको सदाबहार वन भी कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां को गिरा देते हैं। पर्णपाती में क्या हो रहा है, ये एक विशेष वन होते हैं जो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन जो हो रहा है, रिस्पायरेशन जो हो रहा है, जो जल का जो वाष्पीकरण जो हो रहा है उसको कमी करने के, उसको हानि को रोकने के लिए एक विशेष ऋतु में, एक विशेष सीजन में अपनी पत्ती को गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय में, उष्ण मीन्स गर्मी समय में और शीतोष्ण मीन्स ठंडा के समय में, दोनों समय में ये आपका पत्ती को गिराते हैं। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के वन और उनके वितरण के बारे में आप लोग बता चुके हैं और उनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में विस्तार से हम लोग बता चुके हैं कि वहाँ कौन कौन सा प्राणी निवास करते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय कौन कौन से जानवर वहाँ पर रहते हैं, वहाँ का कौन कौन सा वन है, सभी चीज आप लोग बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछली 200 सालों में विश्व के जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग, जनसंख्या बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या के पोषण, जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, फसलों को उगाना है। वनों के विशाल क्षेत्रों को काटना पड़ता है, तभी तो फसल उग पाएगा। विश्व भर के वनों का आवरण तेजी से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। जो आवरण, जो सा कवर जो किया है भूमि को, खत्म होते जा रहा है, क्योंकि हमको फसल चाहिए। फसल होगा तभी जनसंख्या को पूर्ति कर पाएंगे उसका भोजन के लिए। इससे क्या होगा, इससे बहुमूल्य संसाधन जो है सो क्या होगा, संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। बात समझे। आप आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और उसका वन जीवन का हम लोग संरक्षण, उसका हम लोग कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, बात करते हैं आगे। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते। वन क्या हमारी संपत्ति है, संपदा है, और पौधे क्या करते हैं, जंतुओं को घर देते हैं, आश्रय देते हैं, निवास देते हैं, और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। कौन, वन। जलवायु में परिवर्तन, जो क्लाइमेट जो बदल रहा है, और मानव हस्तक्षेप, जो मानव जो इंटरफेयर कर रहा हूं मैं, के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न, बहुत से ऐसे जाति है जंतुओं का जिसका आज लुप्त होने के कंगार में है। कुछ लुप्त तो होने के कंगार पर भी है, जैसे वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कर, दवालल। वनोन्मूलन में वनों की कटाई, मृदा से कटाई हो रहा है, कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, दानावल हो रहा है, ये भूमि खिसक रहा है। आगे देखिए। में से कुछ मानव और प्रकृति कारण, कुछ मानव द्वारा भी किए जा रहे हैं और कुछ ऐसे चीज जो कि प्रकृति भी कर रहा है, जो मिलकर इन प्राकृतिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों क्या कर रहे हैं, लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। आज मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना। आज बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है, जानवरों को शिकार कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ये क्या है, अनधिकार है, अलाउ नहीं है। जिससे क्या हो रहा है, जो जिससे कुछ खास प्रजाति की संख्या क्या हो रही है, कमी हो रही है। जिसको मार के आदमी खा जा रहा है, अपने यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। पशु, उसका खाल, पशु का खाल, उसका चमड़ा, कोई पशु का नाखून, दांत और पंखों के साथ क्या हो रहा है, सींगों का भी एक जमा कर रहा है, और जो क्या है उसको हम लोग गैर कानूनी ढंग से व्यापार कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं हम लोग
ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कुछ जंतु चीता है, शेर है, हाथी है, ब्लैक बक मगरमच्छ है, दरियाई घोड़ा है, हिम तेंदुआ है, शुतुरमुर्ग और मोर, ये सभी का हम लोग गैर कानूनी तरह से हम लोग इसका अनधिकृत शिकार कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में इनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी या लुप्त भी हो सकती है। इनका संरक्षण जागरूक बढ़ाकर किया जा सकता है। न्यूज़पेपर आप लोग देख सकते हैं, हेडिंग में बार बार दिया है कितना सारा फायर से बहुत सारे जानवरों को नुकसान हो गया, देख सकते हैं हम लोग, पढ़ सकते हैं इसको। आगे पढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल जो पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीवन अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान जो है और वन जीवन जो अभयारण्य जो है या जैव मंडल निचय क्या है, सभी क्या है, हमारी प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाती हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण, इससे क्या होगा, मूल्यवान संसाधन हम लोग नष्ट होने से हम लोग बचा सकते हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगर हम लोग जो भी प्रजाति है उसको हम लोग खत्म नहीं करते, रहने देते हैं, तो हमारा पर्यावरण संतुलन में बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने काम के लिए अनेकों प्रजातियों और प्राकृतिक आवासों का कर उथल पुथल उसको विनाश किया, नष्ट किया है। अनेक पंछियों को, जीव जंतु को अंधाधुंध क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, जिसके कारण वे विलुप्त होते गए हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूक कार्यक्रम होना चाहिए, जैसे सामाजिक वानिकी, वनो महोत्सव को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके साथ साथ स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि वो अलग अलग जातियों के निवास का अवलोकन कर सके, पता कर सके कि वो लोग कहाँ रहते हैं, उनका जीवन कैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। भारत में शेरों को मारना, चीतों, हिरण, भारतीय सारंग और मोर, इस सभी को मारना अवैध। इस किसी को भी मारते हैं तो आपके ऊपर कानूनी तौर पे आपके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके ऊपर शेरों, चीतों, हिरण, भारतीय सारंग और मोर, इनको मारना अवैध है, इनलीगल है, इसको नहीं मार सकते हैं आप। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी, क्या नाम है, CITEC मीन्स द कन्वेंशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई थी। जितने प्राणियों, स्थापना किस लिए की गई थी, जितने प्राणी हैं और पक्षी है, उन सभी के जितना भी प्रजाति है जात, उनकी सूची तैयार किया गया और इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध रोक लगा दी। इन सभी का आपको शिकार करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। और पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का क्या है, नैतिक कर्तव्य है। आगे बात करते हैं लास्ट, क्या आप जानते हैं, CITEC जो था सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, अलायंस था। इसका उद्देश्य ये था कि वन, प्राणी और पौधों के नमूने, जो उसका सैंपल जो है, नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन से कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर बोला जाए तो लगभग 5000 पशु की जाति और 28000 पौधे की जाति को बनाया गया था उस समय। उसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, ऑर्किड और एलो जैसे कुछ उदाहरण हैं पशुओं का, जिसको वो लोग शामिल किए थे अपनी सूची में। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से आपको क्लास मिलते रहेगी इसी प्रकार। थैंक यू सो मच।